बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत अपने उरूज पर है। कौमी असम्बली का एक मरतबा फिर हंगामा खेज इजलास था आज, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी ज़ाहिर है जो अमल था पूरा तौर पर वोटिंग का अमल वो भी मुकम्मल हुआ है। लेकिन इस सारी सियासी मंजरनामे के अंदर मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो सरफ नज़र कर जाती हैं। आज के प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल ही सियासत पर बात नहीं कर रही या बिल्कुल कोई मुख्तलिफ और मुनफरिद मौजू है। मौजू हालात और वाक़यात पर ही है। लेकिन अब हम क्या करें कि जब तक कोई आफत में चीज़ बदल नहीं जाती, जब तक चीज़ें तबाहाल नहीं हो जाती, हमें होश ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में और बिलखुसूस ग्वादर के अंदर गुज़िश्ता में अगर गलती पर नहीं हूँ तो 4 रोज़ गुजर गए हैं और मूसलाधार बारिशें बताया गया 2 रोज़ कबल तक तो 29 घंटे तक लगातार बारिश हुई है, जिसका मकसद ये है कि ग्वादर के जितने लगभग इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। आज भी बहुत सारी इत्तलात आ रही हैं, बहुत सारे लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। अब ये ग्वादर जो है जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये सी पैक के सर का ताज है, ये झूमर है, लेकिन ये जो सर का ताज है और जो झूमर है सी पैक का, ये डूबा हुआ है। और हमारे यहाँ ये हाल है क्योंकि जाहिर है हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही हैं, किसी को वोट चाहिए, कोई वोट लेने के लिए किसी के पास जा रहा है, तो वो जो बलूचिस्तान के हालात और वाक़यात हैं उससे सारे लोगों ने पहलू तही की और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सोशल मीडिया पर शोर मचना शुरू हो गया कि बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार दें, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों के पास खाने पीने के भी वसाइल नहीं रह गए। यानी 29 घंटे लगातार जब बारिश होती रही तो बलूचिस्तान में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ग्वादर के अंदर वैसे ही आप जाके देखें जो मेन जगह हैं जहाँ तक ज़ाहिर है चाइनीज़ कंपनी के साथ काम हो रहा है, जो सी पैक का सारा काम हो रहा है, वहाँ जहाँ तक सड़कें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मज़ाफ़ाती बलूचिस्तान है और जो मज़ाफ़ाती ग्वादर है वो बुरी तरह डूबा हुआ है। मैंने सेंटर कौदा बाबर जो हैं उनको भी सुना, हिदायतुर रहमान साहब को भी सुना, तो वो काफ़ी नाला भी थे, गुस्से में भी थे और बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि किसी तरह बलूचिस्तान और बिलखुसूस ग्वादर के मामलात पर आवाज़ उठाई जाए। अच्छा, और इसी तरह मैंने अभी कराची की, मैं बलूचिस्तान के इशू पे बिल्कुल बात कर रही हूँ, लेकिन कराची में अब क्या हुआ है ज़रा कराची की भी दिखा दें सूरत हाल। मेरा ख्याल है कराची का ही मंजरनामा है। अब कराची में है मेरा ख्याल है 38 बड़े नाले, 550 छोटे बड़े नाले। इस शहर में बारिश हो जाए तो हमारे लिए अजाब हो जाता है, बूंदाबांदी हो जाए तो मसला हो जाता है। अब प्रेडिक्शन तो यही थी कि कराची के अंदर हैवी रेन होने जा रही है, और जो जब ज़ाहिर है हमें पता है बलूचिस्तान और बिलखुसूस क्वेटा में इस तरह का मौसम की सूरत हाल होती है तो उसका असर कराची पर आता है। कराची में इक़दामात के हवाले से मैंने देखा कल से ही सारी बल्दियाती हुकूमत जो है वो लगी हुई थी, लेकिन इत्तलात अब जो आई वो ये थी कि शिकायतों के अंबार थे। सड़कों पर लोग कह रहे हैं कि चलना महाल है। ये एमडी वाटर बोर्ड को आप देख रहे हैं, वो सड़कों का मुआयना करने निकले हैं। ये सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम ज़रा पहले सबसे पहले मैं बलूचिस्तान जाऊँगी ग्वादर के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि पहले कराची शहर के हवाले से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो पहले ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाएं कि आपकी तैयारी धरी की धरी रह गई है या फिर जो लोगों की शिकायत हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो बरसाती नाले हैं वो ताहाल आप लोगों ने साफ नहीं करवाए। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, देखें, कल से अभी भी मैं फील्ड पे हूँ और आज पूरे कराची शहर के 7 जिले का दौरा किया है, और अभी भी मैं यहाँ तारिक रोड अंडर बाईपास पे खड़ा हूँ। वहाँ पे भी गाड़ियों की आमदरफ्त हो रही है, काम हो रहा है, तमाम इदारे ऑन ग्राउंड है। वाटर बोर्ड का अमला ग्राउंड पर है, KMC के तमाम अमला ग्राउंड पर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अमला ग्राउंड पर है। वफ़े से बारिश हो रही है। आपका ग्राउंड, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब कता कलामी के साथ, आपका ग्राउंड लोग कहते हैं शारा फैसल से शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। कराची शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों का बताइए कि वहां पर जो खड़ा हुआ पानी है, वहां जो नालियां और नाले बह रहे हैं, उस पर क्या काम कर रहा है? जी, जो हमारे कराची KMC के जो नाले हैं 40 नाले, वहाँ पे काम हो रहा है, अभी भी काम चल रहा है। जो उनका एक पॉइंट है वो क्लियर करा दिया है और पानी वहाँ से रवानी की तरफ से गुजर रहा है। अगर यहाँ ब्लॉकेज हो तो फिर पूरे शहर में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कुछ अच्छी चीजें हैं वो भी दिखानी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जो 2 दिन से रोडों पर हैं उन लेबर्स को भी सलूट किया जाए जो कल से। नहीं, लेबर को तो हम सराहते हैं, लेकिन सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आज आपको पता है सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है कमिश्नर पर। उन्होंने कहा है कि आप कमरे में मत बैठे, सड़क पर निकले और बरसाती नालों पर जो तजावुजात है ना उस पर काम करें। तो ये तजावुजात पर काम करने के लिए आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये काम कमिश्नर कराची ही करेंगे?
और कब करेंगे, कुछ पता है? एनक्रोचमेंट हुआ है तो किसके टाइम पर हुआ है? ये नालों के ऊपर एनक्रोचमेंट हुए हैं, दुकानें बनी है, बहुत सी चाइना कटिंग हुई है, तो ये आज की बात नहीं है। ये तो 15 साल पहले भी उन्होंने किए हुए थे ना। तो बात ये है कि बरसात के हवाले से तमाम इदारे, कमिश्नर साहब भी फील्ड में थे, सुबह से राउंड कर रहे हैं, अभी भी वो मेरे रास्ते में हैं, सब एक पेज पर काम कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए बरसात को अल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस बरसात को रहमत बन के पेश करें। आप देखिए पिछली दफा से इस दफा बेहतरी आई है। पिछली दफा मेयर साहब खुद फील्ड में थे, जो अचानक बारिश हुई तो क्लियर हो गया था शारे फैसल तमाम इदारे। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ शिकायतें मिलती है वहाँ फौरन रेस्क्यू की टीमें हम भेज देते हैं। और हमारे अभी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, जब मैं और आप बात करें तो शहर में हल्की फुल्की जिसे आप कहते हैं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है, ठीक है? नहीं, कहीं तेज हो रही है। अभी मैं मैं यही कहने लगी थी आपसे, और कुछ इलाकों में हो रही है, फिर रुक जाती है, फिर ऐसे ही। देखिए, अगर ये सिलसिला तेज तूफानी बारिश में बदल जाता है रात तक, पानी जब बरसात हो रही होती है तो उस वक्त पानी को आप निकाल नहीं सकते। रुक जाने के बाद टीमें फौरन रोडों पर आ जाती है और लोगों की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, अगर ये बारिश का सिस्टम पेश गोई तो यही है कि शायद कल तक ये सिस्टम बरकरार रहेगा, लेकिन अगर धुआंधार बारिशें हो जाती हैं, जो कि हमने देखा कि इलेक्शन के करीब करीब हुई थी और फिर सब कुछ काफ़ी कुछ बह गया था, तो अगर ये मामला हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपके पास सफिशिएंट चीज़ें हैं, आप फुली इक्विप्ड हैं कि चीज़ों पर आप ज़ाहिर कोप अप कर लेंगे मामलात को? लेकिन सीएम साहब ने कल आला सतही इजलास में तमाम इदारों को इंस्ट्रक्शन दी थी। सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम इदारे फील्ड में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कमरों में बैठकर हम आपसे बात करेंगे और बताएं। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं और ऑन द ग्राउंड तमाम चेयरमैन भी मौजूद है टाउन के, और केएमसी का अमला भी मौजूद है, कमिश्नर कराची भी मौजूद है, वाटर बोर्ड के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं और खुद रोडों पे निकल रहे हैं। ये नहीं कि अपने दफ्तरों से अहकामात दे रहे हैं। अगर आप खुद ग्राउंड पर नहीं होगे तो काम सुस्त रवि का शिकार होता है। तो ये काम इसलिए बेहतर हो रहा है कि हम तमाम हेड ऑफ डिपार्ट ग्राउंड पर फील्ड पर मौजूद हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये सवाल अक्सर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा होता है, ट्विटर पर और दीगर जगहों पर लोग ये बात कहते हैं कि आप लोगों का शहर में बाहर निकलना भी एक किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें ही लोग फंस जाते हैं। आपकी गाड़ियाँ निकालने के चक्कर में बाकी शहरी जो है वो परेशान हो जाते हैं। एक तो बारिश, फिर पानी का खड़ा होना, उसके बाद आपका प्रोटोकॉल। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैं अपनी एक गाड़ी के साथ घूम रहा हूँ और कोई प्रोटोकॉल हमारे पास, कोई लंबी कतारें नहीं है जो हम शहर में लेके घूमे। हम आम इंसान हैं, आवाम की खिदमत के लिए हैं, और कोई प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं है और खिदमत के लिए नीयत से। और ये नालों पर से तजावुजात आप लोग कब तक खत्म कर देंगे, ये मुझे बता दें सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। काम चल रहा है, जैसी काम चल रहा है। देखिए इसमें एक जैसे आप काम चला रहे हैं, अगर आपने यही लहजा सिंध हाई कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने बताया तो बहुत मसला हो जाएगा सर। ऐसे काम ना चलाएं। मैं अदलियाओं का एहतराम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शहरियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन खुले नालों के अंदर प्लास्टिक की थैलियां या वहाँ से बोरियां निकले, पत्थर निकले, उन चीजों से तो भी इत्तेफाक करना चाहिए ना। ये तो शहर हम सबका है, इस शहर के लिए बहुत दुख झेले। हम चाहते हैं शहर की खिदमत करना। ये बरसात पर सियासत नहीं, आवाम की खिदमत करने की जरूरत है। ठीक हो गया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। डिप्टी मेयर कराची कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, काम भी हो रहा है, और रेन इमरजेंसी जो है उसकी सिचुएशन नज़र रखते हुए तमाम जो मुतालिका महकमे हैं, उनके अफसरान जो हैं, उनकी छुट्टियां मनसूख हैं। लेकिन मेरा खदशा वही पुराना हमेशा से शहर के लिए रहता है। मैं बलूचिस्तान के इशू पर ज़रूर बात करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करनी है। हमने शुरू इसी बात से करना था, लेकिन सेंटर कौदा बाबर जो हैं उनका टेलीफोन वहाँ पर उन्होंने हमसे पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस भी हैं चीज़ों में, तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि हमारा राब्ता ना हो। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि आज हम उनसे बात करें और वहाँ पर सिचुएशन जो ताज़ा तरीन है उस पर आपको अपडेट भी करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ग्वादर के मामले पर भी बात करेंगे, और फिर एक और सियासी जमात है जो कि जमात इस्लामी के नाम से मशहूर भी है और अपना सियासी मसल रखती है, लेकिन ऐवान में अददी अक्सरियत एक मरतबा फिर हासिल नहीं कर सकी। क्या इसके पीछे के हक़ाइक़ हैं, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और बात वही थी जो मैं आपसे कह रही थी ब्रेक से पहले कि जो सूरत हाल थी ग्वादर में, उस पर सबको तशवीश तो जरूर थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शोर हो गया। सेंटर कैदा बाबर जो है वो मेरे साथ मौजूद है और मैंने देखा उनको कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई और मुख्तलिफ जगहों पर वो ये कहते रहे कि ग्वादर में सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब क्या हालात हैं, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। रहनुमा है PAB के सेंटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सेंटर साहब, ये फरमाइएगा कि जब ज़ाहिर 29 घंटे लगातार बारिश होती रही, ग्वादर डूबता रहा और लोगों को शायद मालूम भी बहुत देर के बाद पता चला इन सारी चीज़ों का। अब मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ हालात में बेहतरी आई है या नहीं? आपका बहुत शुक्रिया जी। हम तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी वजह से आज जो ग्वादर का मसला है वो पब्लिक तक, हुकूमत तक पहुंच पाई है। असल में मसला ये था कि देखिए, हमें पहले से अलर्ट था कि बारिश आने वाली है, तो हुकूमत को चाहिए था, PDM को चाहिए था कि वो हुकूमत बलूचिस्तान को स्पेशली मैं कहूँगा तो वो उनको चाहिए था कि वो इंतजाम करते, और इंतजामिया के बस में जो था वो बेचारे करते रहे। लेकिन वो देखें, इतनी तेज बारिश थी और इतना ज्यादा पानी जमा हो गया पूरे शहर में, जो कोई 20-25 सालों 36 सालों में लोग कहते हैं इस तरह की बारिश नहीं हुई कोई। ऐसे ही वो ये मैनेज करना ये इंतजामिया का काम नहीं था। उसमें मैं कहूँगा इंतजामिया की भी गफलत थी, उनको भी चाहिए था कि वो इन्फॉर्म करते, या वो ऑलरेडी इंतजामिया की बात क्या करें, ऑलरेडी सब तमाम लोगों को इन्फॉर्म था कि इस तरह की बारिश आने वाली है। दूसरा सेकेंड स्पेल जो आया है उसने तो और ज्यादा तबाही मचाई है। पहला स्पेल आने के बाद दूसरे स्पेल के बारे में भी इंतजार करते रहे। वो मुझे ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि 10 आप जनरेटर्स भेज दे छोटे साइज के, जो पानी निकालने के लिए, इतने बड़े शहर का पानी निकालने के लिए। अब तो आप देखें ना, ईरान का आपको पता चला होगा, ईरान का जो बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर भी तबाही आ गई है। बिल्कुल ऐसे सारा का पूरा रीजन जो है वो पानी से तबाह हो चुका है। अब तो बलूचिस्तान के बाकी इलाके जो हैं, रनाई से लेकर आप किसी जगह के अब्दुल्ला, चमन, जिस जगह का नाम ले लें, सब जगह तुर्बत, पंजूर, हर जगह पे तबाही, नुकुंडी, दालबंदी, हर जगह पे तबाही आई हुई है। तो मुझे अभी तो शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज मुफ्ती साहब ने सुनने में आया है कि वो इलेक्ट हो गए हैं अनअपोज, वो आए हैं, वो देखे हैं जी, क्योंकि वो तो सियासी लोग हैं, वो उम्मीद है कि वो लोग कुछ करें लोगों के लिए, अदरवाइज हमारे निगरान हुकूमत है तो हमें छोड़ा हुआ था। लेकिन सेंटर साहब, ज़रा ये तशवीश की बात है, और जो आप कह रहे हैं, और जो जी पूरा इलाका है, मैं मुख्तलिफ इलाकों के नाम भी पढ़ रही थी, अभी आपने तुर्बत और बाकी सारी जगहों का नाम लिया। मुझे ये बताएं कि PDMA से अभी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे, अभी GTV के बुलेटिन में भी उनकी हमने बातचीत सुनी है। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो सकी हैं? मतलब अभी जो पानी के लिए आप कह रहे हैं ना कि जनरेटर, छोटे जनरेटर लाकर लगाए जा रहे, लोगों की नकल मकानी, फिर उसके साथ उनके खुराक के मामला, और फिर ये पानी निकासी आप करना वहाँ से, ये सिस्टम सारा ऑपरेटिव आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे ग्राउंड पे? मैं आपको माजरत के साथ एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में लोगों को इतना मजबूर नहीं देखा जितना ग्वादर में देखा। वो बेचारे लोग कह रहे हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें आप बिस्तरा ना दो, हमें सोने की जरूरत नहीं है, खुदारा हमारे घरों से पानी निकाल दो। अगर आपके पास एरियल व्यूज होंगे, ग्वादर की वीडियोस आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। ये तो 36-48 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ग्वादर शहर तक जब महदूद था। अब तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड है, अब तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान इफेक्टेड है। और वहाँ पर अभी तो कराची में भी बारिशें हो रही हैं, वहाँ पता नहीं, अल्लाह रहम करे कैसे हालात होते हैं। अल्लाह करे कि सिंध हुकूमत अभी बैठी हुई है तो वो सही काम करे। मैं तो कहता हूँ, मुझे अभी एक उम्मीद की झलक नजर आई है कि सरफराज मुफ्ती साहब ने सुनने में आया, वो इलेक्ट हो गए। अल्लाह करे कि वो कुछ करवाएं, PDMA से करवाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं, बलूचिस्तान हुकूमत को पोष के नाखून लेने चाहिए, वो लोग आगे आए, तब जाकर ये चीजें रिजॉल्व होंगी। अदरवाइज लोग बहुत बहुत ज्यादा परेशान हैं। सेंटर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं आप कि ज़ाहिर पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनका ही काम है, लेकिन मैं आपसे तकरार से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप ग्राउंड पर भी है, आपको मालूमात भी बहुत अच्छी है। ये जो सारा एरिया जो ज़्यादा इफेक्टेड है, अब तो ज़ाहिर पूरा रीजन, पूरा डिस्ट्रिक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इफेक्टेड है, लेकिन ज़्यादा तबाही किस तरफ आई है? और क्या वो सारे लोग जिनका आप अभी फरमा रहे थे कि वो कह रहे खाना मत दो, बस पानी निकाल दो, तो क्या उनके घर मौजूद हैं? या मैंने जो देखा था, या मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें ये था कि तकरीबन 25% जो इलाके हैं उसके घर खत्म हो गए।
लेकिन दीदी बहुत सारे घर टूट चुके हैं। अब घर के टूटने की बात नहीं है तो हमारे वहाँ पर छतें पक्की छतें नहीं होती ना, वो कच्चे की छतें होती हैं। आपको अगर आइडिया है, पाकिस्तान में अमूमन लोग ऐसे ही रहते हैं। तो वहाँ पर कच्चे की छत में पानी आ रहा है घर के अंदर, इतना पानी आ चुका है कि घर में ना आप सो सकते हो, ना खाना बना सकते हो, ना रह सकते हो, ना वॉशरूम जा सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें किसी इंसान से ले जाकर आप उसको कहें जी आप जरा रह कर दिखाओ, तो कोई नहीं रह सकता। पानी में, समंदर में तो किसी को नहीं तैरा सकते, या दरिया में तो किसी को आप नहीं तैरा सकते। तो ये सिचुएशन है जी। इस सिचुएशन को अभी आप मुझसे दूर हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे लोग जो सह रहे हैं मुझे आइडिया है, और जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको आइडिया है। इनको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। पीडीएमए के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के दस्ते वहां पर हमने देखा है कि वो ज़ाहिर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ा सा उस हवाले से मुझे बता दें सेंटर साहब कि वहाँ वो किस तरह से मामला को आप देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो शुरू हुआ है? तो उनका काम सिक्योरिटी का है, लेकिन वो बेचारे फिर भी हर जगह पे हम बुला लेते हैं तो वो आ जाते हैं। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है जिनका काम है, अब उनके पास पंपिंग स्टेशन तो नहीं है ना, वो ज्यादा कहीं तो कोई फंसा होगा उसको निकाल देंगे, खुदा ना खासा किसी का घर टूटने वाला होगा उसको बचा के कहीं रेस्क्यू करके पहुंचा देंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों का मेन कंसर्न है ग्वादर शहर से या पाकिस्तान के जितने इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जितने गाँव पानी में डूबे हुए, उनका पानी निकालना। मुझे एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के पीडीएमए के पास, बलूचिस्तान हुकूमत के पास जो बड़े जो बॉयल होते हैं, बड़ी हैवी जनरेटर होते हैं, वो भी नहीं है कि वो लगा के वो पानी निकाल सके। सेंटर साहब, आई एम रियली थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है और आपने हमें बताया सूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप ये बार बार कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं ज़ाहिर है, तो उसके बाद अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर सर्व करें। लेकिन मैं बड़ी, जैसे कहते हैं ना, दिल गिरफ्ता होकर ये बात कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान के साथ जो रवैया है वो तो हमें पता है, बहुत सारे हालात के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है जो शहर में इस वक्त, मतलब ग्वादर ऐसा तो मैं नहीं कह रही ना कि बिल्कुल ही कोई गांव है, आप और हम जाते रहते हैं ग्वादर, अब हालात वहाँ पे बहुत हद तक कुछ चीज़ों के बेहतर हो गए हैं। ये जो मज़ाफ़ाती ग्वादर की बात हो रही है या दीगर और डिस्ट्रिक्ट के जो ग्वादर के अंदर एरियाज़ आते हैं, फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ और इलाकों के जो नाम आ रहे हैं, उसकी तबाही के बाद अब पूरी तरह से जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो हलफ लेता जा रहा है, मुंतखब होता जा रहा है, कम से कम ये काम तेजी से करें और जो असल आपका करने का काम है यानी आवाम की खिदमत का, उसके लिए कुछ वक्त निकाल लें, क्योंकि ये हलफ बर्दारियां, फिर मुबारकबादें और फिर ऐवान में वापसी, ये सब तो चलता ही रहेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैंने कहा कि ये सब चलता रहेगा, लेकिन जमात इस्लामी से बात करते हैं कि उनका क्यों नहीं चल सका मामला सियासी मैदान में, वो कोई नंबर जो है वो शो क्यों नहीं कर सके इस दफ़ा इलेक्शन में। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा कुछ बात करते हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से और उनसे जानते हैं कि भरपूर कैंपेन्स और बाकी सारे जलसे जुलूस, लेकिन फिर भी अददी अक्सरियत जो है वो कहीं नहीं दिखाई दी, वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, सवालात मेरे पास हमेशा की तरह बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ठीक है, इस बात का मैं आपको कहते हैं क्रेडिट देते हैं हम आपको कि जमात इस्लामी ने भरपूर कैंपेन की, कोई शहर का एक हिस्सा नहीं था जहाँ पर आपके बैनर्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी जब डब्बे खुले और डब्बों में से जब वोटों की गिनती हुई तो उसमें जमात इस्लामी नज़र नहीं आई, यानी अददी अक्सरियत आप एक मरतबा फिर शो नहीं कर सके अपनी, क्यों? वजह जो है फॉर्म 47 है। वजह दहशतगर्दों को कराची शहर पर एक मरतबा फिर मुसल्लत करने वाले हैं, जिन्होंने जिनको 1.5 लाख वोट भी नहीं मिले ठप्पा समेत, जिनको किताबें पहले बुक्स दे दी गई थी और उन्होंने कब्जे भी किए, उन्होंने जाली वोटिंग भी, फिर भी 1.5 लाख से ज़्यादा वोट नहीं ले सके। एक पोलिंग स्टेशन 5,500 में से MQM नहीं जीत सकी, उसको 15 सीटें फॉर्म 47 पे दे दी गई। लाएं ये फॉर्म 45 और ले आए कौम के सामने, पता चल जाएगा कौन जीता है, जमात इस्लामी जीती है या PTI जीती है।
जमात इस्लामी को वोट पड़ा है या पीटीआई को वोट पड़ा है। तो ये जाली मैंडेट तो अदद नहीं होता ना, वो तो आप जो चाहें फिर आपको इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी, आप वैसे ही नंबर दे देते। अच्छा। पसंदीदा तरीन पार्टी है, उन्हें बत्ताखोरी अगर लोगों को पसंद है, दहशतगर्दी पसंद है, रेंजर्स के जवानों की लाशें पटड़ियों पे पड़ी हुई थी, अगर कुछ लोगों को ये पसंद है, और बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में 259 इंसानों को जलाना अगर कुछ लोगों को पसंद है, और वो लोग ये चाहते हैं कि इनके जरिए से कराची को और पाकिस्तान को हैंडल करना है, तो ठीक है, उनको मुबारक हुई है। लेकिन बात यह है कि वोट तो पड़ा है जमात इस्लामी को। 8 लाख वोट जमात इस्लामी ने हासिल किया, उसकी एक सीट है। 1.5 लाख वोट नहीं ले सकी एमक्यूएम, उसकी 15 कौमी 25 सूबाई है कराची से। तो आप तमाशा है, ये कुछ भी नहीं है इलेक्शन के नाम पर जो कुछ हुआ है। इसलिए जमात इस्लामी की कैंपेन भी शानदार है, जमात इस्लामी का पब्लिक कॉन्टैक्ट भी शानदार है। अच्छा। जमात इस्लामी को वोट भी बहुत जबरदस्त पड़े हैं, और अगर लोगों ने वेव में पीटीआई को वोट डाले भी हैं तो उसमें से भी एक बड़ी तादाद ने कौमी पे अगर पीटीआई को दिया है तो सूबाई पे जमात को दिया है। अच्छा। हमने सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक भी बहुत सारी जीती हुई हैं, जो अभी इलेक्शन कमीशन में हमने केस किया हुआ है, हाईकोर्ट में किया हुआ है, और हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। इनके पास क्या मौजूद है? ये फॉर्म 45 तो बुनियादी डॉक्यूमेंट है ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा जिसका फॉर्म 45 सही है उसका इलेक्शन सही है। तो जब फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, जिस पे प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं, अंगूठा है, जिस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं, अंगूठा है, उसको लेकर आए ना, कोई हिम्मत पकड़े, इसकी बुनियाद पर इलेक्शन करा लें, तो जमात इस्लामी जीती है, पीटीआई जीती है। ठीक है हाफिज साहब, मैं ये सवाल करना चाह रही थी, देखिए अच्छा बुरा गलत सही मैं हमेशा कहती हूँ ये लफ्ज़, लेकिन चले आपको एक सीट मिल रही थी, आपने वो भी छोड़ दी, जैसे तैसे भी हालात थे, बहरहाल सीट लेकर आप पार्लियामान का हिस्सा बनते और वहाँ आपकी आवाज़ तवाना होती, सूबाई सतह पर होती, फिर ज़ाहिर वफाकी सतह पर होती, वो सीट का मामला आपको नहीं लगता कि गलत फैसला हो गया? नहीं, देखें, इसमें कंफ्यूज ना हो, मैंने सीट जीतने के बाद नहीं छोड़ी, मेरे नंबर कम थे इसलिए छोड़ी है। यानी अगर तो मेरी सीट फॉर्म 45 के मुताबिक, देखें जिस चीज़ को हम क्लेम कर रहे हैं वो फॉर्म 45 है। ठीक है। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो इलेक्शन के बाद, गिनती के बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी किया है, जो सबसे सही डॉक्यूमेंट है वही है। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमारी बहुत सारी सीटें हैं वो हम जीते हुए हमें नहीं दी गई, और एक सीट जो हम जीते हुए हैं वो हमें दे दी गई, वो है शाह फैसल की, वो हमने अपने पास रखी है। उन्होंने हलफ भी लिया है, गुफ्तगू भी की है, असेंबली में बैठे हैं मोहम्मद फारूक। मेरी सीट पर इन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश की, मैं नहीं जीता था, और कुछ वोट मेरे ज़्यादा जो है वो करके मुझे जिताने की कोशिश की गई, और कुछ नहीं बल्कि उन्होंने ड्रामा ये किया, एक्चुअली मेरे वोट हैं 30,000 समथिंग, और जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार है उसके 31,000 समथिंग है। ठीक है, तो 1300-1400 वोट का फर्क था। इन्होंने किया ये कि मेरे वोट कर दिए 26,000, और पीटीआई वाले के 11 कर दिए जिसके 31,000 थे, और एमक्यूएम वाले के जिसके 3-4 हज़ार वोट थे उसको 20,000 कर दिया, और कहा कि हाफिज साहब आप जीत गए। मैंने जब फॉर्म 45 देखे और फिर अपनी टीम से मशवरा किया, सारे ओरिजिनल फॉर्म मंगवाए, कैलकुलेशन की 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब मुझे पता चल गया कि मेरे नंबर कम हैं, तो इतनी अखलाकी ज़रूरत हम में है, हम ज़मीर रखने वाली पार्टी हैं, ये जमात इस्लामी है, हमें कोई चोरों और डाकुओं की तरह थोड़ी सियासत करनी है, चोरी का वोट लेकर हलफ उठा रहे हैं अल्लाह के नाम पर, शर्म भी नहीं आती बेगैरतों को। तो हमें तो वो सियासत नहीं करनी, हमें ज़मीर की सियासत करनी है, हक की सियासत की, इसलिए हमने सीट छोड़ी है, जीतने के बाद नहीं छोड़ी, मेरे नंबर कम थे इसलिए छोड़ी है। लेकिन हाफिज साहब जो मिल रही थी वो तो ले लेनी थी ना हाफिज साहब? लेकिन सना जो नंबर पूरे हैं वो तो दो हमें, वो नहीं दे रहे। नहीं मैं ये कह रही हूँ जो पूरे वो नहीं दे रहे। जो मिल रही थी वो ले लेते आप, और जो वो आपको देना चाह रहे हैं वो आप लेना नहीं चाह रहे, जो आप लेना चाह रहे हैं वो देना नहीं चाह रहे। हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। अच्छा, हक चाहिए। ठीक है, खैरात नहीं चाहिए। लेकिन अब ये बताएं ना, मैं आपसे पूछूं हाफिज साहब, आप तो कह रहे थे वजीर आला के रास्ते में खड़े होंगे, हमारे कहे बगैर, हमारी तायीद के बगैर सिंध का वजीर आला ख्वाब ही रह जाएगा। तो अब नाकिदीन ये कह रहे हैं कि आपका ये ख्वाब रह गया कि आपने वजीर आला की राह रोकनी थी, ये कैसे होगा? और अब आप ये भी बता दें मुझे कि अब आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद इंतजामी एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हो गई है, और अब वो आपके जो एहतजाज वगैरह का सिलसिला था उसकी शायद ज़रूरत भी पेश ना आए, क्योंकि वो डिलीवर कर देंगे शहर को? अगर देखें ना, एक बात तो ये है कि कराची में कुल 22 सीटें थी ना कौमी की, और 47 सूबाई की थी, तो ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमक्यूएम तो एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सकती थी। अच्छा। उसके तो वोट ही 3,000, 4,000, 2,000, 2,500 मुख्तलिफ सूबाई और कौमी पे 5,000, 8,000, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा निकले ठप्पे समेत। अच्छा। तो वो तो फारिग थी। अच्छा। 15 उनको दे दी। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी जीती है जेन्युइन, 5 उसको भी इजाफी दी गई हैं।
अच्छा, पीपल्स पार्टी होशियार पार्टी है, वो ज्यादा अपनी तो हिसाब बन ही नहीं रहा और वो तो समझ रहे हैं कि जैसे हमने तो सिंध फतह किया हुआ है। तो भाई ये जो जीडीए के लोग चीख रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं आप तो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं हाफिज साहब, हमारे यहाँ तो इसका चक्कर ही नहीं है, प्रिजाइडिंग अफसर ही उठाकर फेंक देते हैं, पोलिंग एजेंटों को निकाल देते हैं। और हमें इसलिए ये बात याद है कि जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में 30% सीटों पर अनअपोजी आ गई थी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पूरा कैफियत पूरे सिंध की क्या है। जिसने 15 साल में इस शहर को, इस सूबे को कुछ नहीं दिया, वो मजीद इख्तियारात लेकर मजीद करप्शन ही करेगा, जिसकी करप्शन, और उसमें हमेशा पार्टनर एमक्यूएम होती है। इस वक्त भी रिजीम चेंज के मौके पर एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद ही था ना, वो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था। कहाँ गया एग्रीमेंट? आज मुझे पता चला है कि एग्रीमेंट तो क्या, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमक्यूएम ने नून लीग के साथ किया है और स्पीकर को वोट दिया है। और भाई एमओयू तो कोई चीज ही नहीं होती, उसकी तो कानूनी कोई हैसियत ही नहीं होती। तो एमक्यूएम तो इस वक्त वो है कि दरवाजा खुला हुआ तो हम जाकर बैठ गए, और अगर हम बैठ गए तो उन्होंने कहा चलें आप बैठ ही गए तो आ जाएं। अच्छा। तो हमने इसका आज का मतलब तो ये हुआ कि हमने कहा एग्रीमेंट करो, तो उन्होंने कहा चलो अब आ गए हो तो एमओयू कर लेते हैं। क्या तजलील है कराची वालों की एमक्यूएम के नाम पर, किस तरह से बेशर्मी का मुजाहरा इन लोगों ने किया जिन्होंने इन्होंने मुसल्लत किया इन जैसे लोगों को हम पर, और हमारी तौहीन की गई है, ये हमारे वोटों की तौहीन, जमहूरियत की तौहीन, इस शहर कराची और पाकिस्तान सिंध की तौहीन की गई है। तो मुझे कोई इन लोगों से कि जिनका कंडक्ट दहशतगर्दी हो, जिनका कंडक्ट करप्शन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, वो लोग कराची को या सूबे को क्या दे सकते हैं? आप तालीम का हाल देख लें, आप तमाम चीज़ें देख लें। इसलिए ये लड़ाई तो जारी है, हक दो कराची तहरीक हमारी चल रही है, हमने वोट ले लिए। 2015 में हमारे 2 लाख वोट भी नहीं थे जमात इस्लामी के, 2018 में हमारे 2.5-3 लाख वोट थे, 2023 में हमारे 5 लाख वोट हो गए, और 2024 में 1 साल बाद हमारे 8 लाख वोट हो गए। तो भाई सीटें अगर तुम उसके मुताबिक नहीं दोगे और बांट दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें मैंडेट नहीं मिल रहा। अवाम हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि इलेक्शन के बाद वो सारे लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला, वो सारे लोग जिन्होंने मजलूमियत, जाहिर है कि एक हफ्ते में आप 3 सजाएं देंगे जब उसके लीडर को बंद कर देंगे, रद्द अमल का वोट पड़ा, वो सारे के सारे भी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मिलकर एक दूसरे के मैंडेट के लिए, जो कि जेन्युइन मैंडेट है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे सपोर्टर जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं, और हम इस बुनियाद के ऊपर शहर में खड़े हुए हैं। इसलिए ये जाली मैंडेट से कभी भी कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। हाफिज साहब ठीक है, नहीं करना इन लोगों को। आप अपनी बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे पूछूं कि देखें आप अभी एमओयू का तस्करा कर रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 140A की जब हम बात करते हैं तो एमक्यूएम को ये क्रेडिट तो दे देना कि उन्होंने आईन तरमीम की बात की है। अब मुखालफत बराए मुखालफत तो एक अलग चीज है, लेकिन आईन में जिस तरमीम की बात एमक्यूएम पाकिस्तान करी है, इससे पहले तो नहीं हमने सुनी। और अगर उसके लिए उन्होंने मुआहदा भी कर लिया है तो कभी इम्कान है कि उस मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा। ये क्रेडिट तो आप एमक्यूएम को देना कि आईन में तब्दीली की बात की जा रही है और आर्टिकल 140A के हवाले से बात की जा रही है। नहीं, इनको इन 35 साल से इख्तिदार में है तो किया क्यों नहीं? पहली बात तो ये सवाल में देखें, ये जो बातें होती है ना, ये पहले भी बहुत होती है। एमक्यूएम ने ये कह दिया, एमक्यूएम ने वो कह दिया, ये होना चाहिए। अबे भाई, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो तुम कुछ करते नहीं हो। जो एग्रीमेंट है, ये मार्च 2023 वाला एग्रीमेंट, 22 वाला एग्रीमेंट निकाल लीजिए आप। अच्छा। जो इन्होंने रिजीम चेंज पे जब ये चौराहे पे बैठे थे और कीमत लगवाई थी, खुद मुस्तफा कमाल ने कहा था ना एमक्यूएम बाजारी पार्टी है। तो मुस्तफा कमाल ने कहा था, मैं तो नहीं कह रहा। तो बाजारी पार्टी ने जब कीमत लगाई थी तो वो कौन सा एग्रीमेंट था वो दिखाएं, उसमें भी ये सब लिखा हुआ था। जो 1988 में एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था वो दिखाएं जरा। पीके शाहानी वाला एग्रीमेंट दिखाएं, 90 वाला दिखाएं, 93 वाला दिखाएं, 95 वाला दिखाएं। सारे एग्रीमेंट इसी तरह की करते हैं और एक गवर्नरी 4 वजारतों पे बेच देते हैं कराची को। लेकिन अब तो लोगों ने वोट भी नहीं डाला इनको, तो लोग जानते हैं इनको। इसलिए रिजेक्टेड पार्टी है एमक्यूएम, मुस्तरद शुदा पार्टी है कराची की। उठा के फेंक दिया कराची वालों ने इसको। अब ये जो जिन लोगों ने जबरदस्ती मुसल्लत किया है, उनको खुद भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है पैदा, कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो इसलिए ये तो लीपा पोती के लिए मुआहदे हैं, काम तो इन्होंने किया नहीं। जो हम कहते हैं आर्टिकल 140A के तहत इख्तियार मिलना चाहिए, इनसे पूछे इन्होंने इख्तियारात क्या टाउन्स के लिए और यूसी के लिए मांगे हैं? जरा एग्रीमेंट देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन मैं भी अभी तफसील से देख रहा हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि अंदर खाता मसला क्या है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि 140 के मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हाफिज साहब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि आप ज़ाहिर है वो ज़िले इंतजामिया फिर यूसी लेवल तक भी सारे इख्तियारात की बात हो रही है, लेकिन अब आप बात बार बार एमकेएम की हो ही रही है, तो फिर मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि एमकेएम के हलकों से ये आवाज़ उठी, ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस अंदाज से नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर ये कि भाई अमीर जमात इस्लामी कराची जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनके हाथ में वो लकीर ही नहीं है जिसमें वो मेयर कराची बनते हैं या दीगर और मामलात अपने हाथ में लेते, तो ठीक है एहतजाज ही कर लें, वही बेहतर है मेरा ख्याल है जमात इस्लामी के लिए। ये उनका कहना था, ये एमकेएम के हलकों का मौक़िफ़ है, इस पर क्या कहिएगा आप? 8000 वोट भी नहीं मिल रहे मुस्तफ़ा कमाल को, उनके हाथ में लकीर आ गई। ये लकीर कहाँ से आती है? वो लकीर कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगी जो मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल और अमीनुल हक और एमकेएम के हाथों में लगाई जाती है, निशान लगा दिया जाता है, जिनको वोट नहीं मिलते और इनको जो है वो यूज़ किया जाता है और ये कराची को बेचते हैं। वो लकीर तो मेरे पास नहीं आ सकती। मेरी जो सीट मिल गई थी मैंने छोड़ दी, तो इतनी शर्म इनके अंदर भी हो कि 8 लाख वोट लेके 80,000 करवा देते हैं, 8000 वोट लेके 80,000 करवा देते हैं। उनको तो आप छोड़ दें, वो तो रिजेक्टेड पार्टी है। बात यह है कि हम आवाम के साथ हैं और आवाम हमें पसंद करते हैं, आवाम हमसे मोहब्बत करते हैं, आवाम के इशूज़ हम उठाते हैं और लोग हम पर एतबार करते हैं। ये कब तक हमारा रास्ता रोकेंगे? ये लड़ाई तो अब है, पुरअमन मुज़ाहिमत है, हम कोई गोली तो चलाएंगे नहीं, हम पुरअमन मुज़ाहिमत करेंगे। और पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि ये मैंडेट जाली मैंडेट है, ये मैंडेट फॉर्म 47 का मैंडेट है। ज़रा मुस्तफ़ा कमाल अपने फॉर्म 45 ले आएँ, बस इतना कर दें एक दिन, तो उनकी सीट के फॉर्म 45 है वो हम भी ले आएंगे और आ जाएं कौम के सामने बैठ जाएं। बातें करवा लो इन लोगों से यार। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि ठीक है आप कह रहे हैं कि अवाम आपके साथ है और आप वो मुकदमे की बात आ जाएगी ना। अब देखिए कराची का मुकदमा आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वही सड़कों की सियासत होगी या अब आपकी जमात इस्लामी का मुस्तकबिल क्या है कराची की सियासत में बिलखुसूस मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी हाफिज़ साहब। उसका बिल्कुल सीधा तरीका है, एक है सियासी और जमहूरी तरीके से एहतजाज करना। हम पुरअमन मुज़ाहिमत पे यकीन रखते हैं, हम जलाओ घेराव की और गाली की और गोली की और इस तरह की तो सियासत करते नहीं हैं। पुरअमन तरीके से एहतजाज का हमारा हक़ है, वो हम कर रहे हैं और इसका दायरा मज़ीद बढ़ाएंगे। अभी रमज़ान मुबारक में भी देखेंगे, उसके बाद तो और सकता है तेज़ कर दें। फिर जो अग्रीड पार्टियां हैं जिसमें GDA है, जिसमें और पार्टियाँ GUI भी है इंटीरियर सिंध में और इसी तरह से PTI है, तो इन्होंने हमने मुश्तरका एक लाएमल भी बनाया है और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी हो रहा है। कराची में भी उन्होंने तो पूरा ही ब्लॉक कर दिया था उस दिन, बल्कि हमारा तो 2 घंटे का एहतजाज था, उन्होंने खुद ही 15 घंटे का बना दिया था हुकूमत ने अपनी नालायकी से। तो वो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। अगरचे कि हमें इलेक्शन कमीशन से तवक्कुआत कम है, लेकिन बहरहाल फोरम तो यही है। हम पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा 22 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला दे। इन्होंने 22 के बजाय आज 1 मार्च हो गई है, अब तक फैसला नहीं दिया। हमने प्लीड किया है पूरा केस इलेक्शन कमीशन में, हमने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी एप्लीकेशन डाल दी है। कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। वहाँ से अगर ये मान लेते हैं हमारी बात, फबिहा नहीं मानते हैं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। हम आवाम के साथ हैं, आवाम हमारे साथ हैं। ये रिजेक्टेड पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, ना ये कोई कराची के लिए हक ले सकते हैं, ना कुछ कराची को दे सकते हैं, ना पूरे सूबे, ना पाकिस्तान को दे सकते हैं। और पाकिस्तान के मसले का हल भी ये है कि सब अपनी अपनी पोजीशन पे वापस जाएं। और इस शौक में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया है कि इसको आना चाहिए और इसको नहीं आना चाहिए। ये कब तक चलेगा? अब उसको आना चाहिए जिसको आवाम चाहते हैं। हाँ, उसकी फ्रेमवर्क मौजूद है आइन का। अगर कोई आवाम के वोट से आकर आइन के फ्रेमवर्क से निकलेगा तो आवाम ही उसको ठीक भी कर देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं जिसको चाहूँ ले आऊँ और उसके बाद मैं कहूँ कि बस मेरी मर्जी, अच्छा आज इसको हटा दो, अब इसको ले आओ। एक कॉमन पार्टी है एमकेएम, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मौजूद होती है, वो हर जगह फिट होती है। दूसरा पीपल्स पार्टी है जो अपने कार्ड बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलती है। तो इससे भी बड़ा सवाल पैदा होते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये स्मार्टनेस कैसे हासिल है? वो क्या गीदड़ सिंगी है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ताकतवर तरीन लोगों से अपनी बात मनवा लेती है? ये एक अलग सवाल है, किसी वक्त इसका जवाब तलाश करेंगे। लेकिन एमकेएम का सवाल यह है कि चूंकि उठो तो उठ जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं, इधर जाना है तो इधर चले जाते हैं, उधर जाना है तो उधर चले जाते हैं, राइट कैंडिडेट दे देंगे, लेफ्ट पे चले जाएंगे। तो एक खून की चूंकि ये मार होते हैं, इसलिए ये हमारा पूरा मैंडेट, हमें पहले तो वोट लेकर बेचते थे, अब बगैर वोट लिए ही बेच रहे हैं माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट थैंक यू वेरी मच आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर कराची हमसे बात कर रहे थे। शहर के हालात और वाक़यात पर हमारी भी नज़र है, मुल्क के हालात और वाक़यात पर भी है, तो जाहिर है इस पर आपसे बात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।